नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ 220 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। खासकर ये क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस नेट जेआरएफ और स्टेट सेट से संबंधित हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में इससे निश्चित ही मदद मिलेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें इस चैनल से मदद मिले। मैंने खासकर ये भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाया हूँ। अब 13 तारीख को एनटीए नेट ने हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम कराने जा रही है, तो ये 220 में से करीबन आपको 4 या 5 क्वेश्चन जो भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र से उठाते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने से मालूम होगा कि वीडियो में क्या है, कौन से क्वेश्चन है, क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। ये मॉक टेस्ट रहेगा आपके लिए, 220 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजशेखर के अनुसार काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो वो है ग शिव। ओके, नेक्स्ट देते हैं सेकेंड वन क्वेश्चन। भरत मुनि के अनंतर काव्य शास्त्र के किस आचार्य का नाम लिया जाता है? तो वो है भामा का। देखते हैं थर्ड वन। आचार्य भामा ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो तीनवा है, कौन सी की है? काव्य अलंकार। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जो काव्य अलंकार काव्य शास्त्र काव्य अलंकार से काव्य से शुरू होके जो एक ही नाम से शुरू होके ख़त्म होते हैं, मैंने लिस्ट बनाई है, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाल दिया है एक नाम से शुरू होने वाले सभी ग्रंथों के नाम। कल एक क्वेश्चन पूछा था 27 को कर्नाटक सेट में, वह था अर्धकथानक 2 लोगों की जीवनी आत्मकथाएं आती हैं। एक तो है डॉक्टर नगेंद्र और दूसरा है बनारसी दास। तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होके बहुत लोगों ने मार्क्स ए कर दिया है, कालानुक्रम में डाला था क्वेश्चन वो। तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलिए ये देख लेते 220 क्वेश्चन, इससे आपको मदद मिलेगी। काव्य अलंकार है आचार्य भामा का ग्रंथ। काव्य शोभाकारन धर्मन अलंकारान पच्छते किस आचार्य की उक्ति है? तो वह है दंडी की। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किस आचार्य की उक्ति है? तो 5वां है, कौन सा है? ये भामा की है। आप बस देखते जाइए और एक 2 बार देखिए इसको। एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में तो समझ में आएगा, लेकिन आपको परफेक्ट होने के लिए कितना, आधे घंटा 1 घंटा की बात है। 2 बार देखिए 200 क्वेश्चन होने तक, तो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो 6th का है, कौन सा है? उद्भट की। अलंकार सार संग्रह उद्भट की है। आगे है आचार्य रुद्र ने किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की है? तो 7th है काव्य अलंकार। देखिए 2 सेम आ गए ना। काव्य अलंकार आचार्य भामा का भी काव्य अलंकार है और आचार्य रुद्रट, याद रख लिया, भामा रुद्रट, भारू बोल के याद रख लिए, भा और रू, भामा और रुद्रट, भारू से आपको याद आ जाएगा काव्य अलंकार। दोनों में से एक रहा तो एक नहीं रहेगा, दोनों नहीं देंगे। भारू भामा और रू मतलब रुद्रट का काव्य अलंकार है। देखिए आगे है
ऐसे कौन से दो आचार्य हैं जिन्होंने एक ही नाम से दो लक्षण ग्रंथों की रचना की है? तो 8th का है, कौन है? ख, वामन और रुद्रट। आगे है, आचार्य आनंदवर्धन ने किस लक्षण ग्रंथ की रचना की है? वो कौन सा है? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक का किसने लिखा है? आनंदवर्धन ने। आगे है, व्यक्ति विवेक की रचना किसने की है? तो व्यक्ति विवेक की रचना की है महिम भट्ट ने। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। आगे है, आचार्य रुयक के लक्षण ग्रंथ का नाम है? 11वां है, तो वह है अलंकार सर्वस्व। ओके, अलंकार सर्वस्व इनका है। और अलंकार सार संग्रह उद्भट का है। उद्भट का अलंकार सार संग्रह और अलंकार सर्वस्व आचार्य रुयक का है। आगे देखिए, काव्य का लक्षण में दिया है अपना वाक्य। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य ने दिया है? वो है 11 का, सोचिए। ग, आचार्य विश्वनाथ का। आगे है 13 है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य शास्त्रीय भरत मुनि का पूर्ववर्ती नहीं है? पहले का नहीं पूछा है, तो वो है 13 का ग, रुद्रट। ध्यान से 2 बार देखिए, स्किप करेंगे आप चैनल को या भगा के देखेंगे तो नहीं होगा। आप पहले से अंत तक देखिए। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्रों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन देख लिए, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्रों को क्या कहा जाता है? तो 14 है, ख, क्या है? प्रतिपादन काल कहा जाता है। ओके, आगे आते हैं। 15वां है, न कांता मपि निभुर्ष विभाति विनीता मुखम किस आचार्य का कथन है? तो वह है भामा का। काव्याशात्मा ध्वनि रीति बोधय्यम समानमत पूर्वम यह किस आचार्य का कथन है? तो 16 है, ये आनंदवर्धन का है। आगे है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किस आचार्य का कथन है? तो वो है मम्मट का। अंगी करोतियम काव्यम शब्दार्थ वनलंकृतिम असो न मन्यते कश्यादनुशमलंकृतिम किस आचार्य का कथन है? तो ये 18वां है, तो ये होगा ख, जयदेव का है। ये ध्वन्यालोक किस आचार्य की रचना है? तो आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक लोचन एक है अभिनव गुप्त के, और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की। आ गई देखो, यहीं कह रहा था और नीचे ध्वन्यालोक लोचन किसकी है? ये अभिनव गुप्त की है। आगे है 21वां, ननु शब्दार्थो काव्यम यह कथन किसका है? तो 21वां है ख, रुद्रट का। मैं जब तक बताता हूँ आप सोचिए किसका है, और आपने मन में रख लिए ये रख रहा हूँ मैं, क रख रहा हूँ, ख रख रहा हूँ, ग रख रहा हूँ, मतलब आपका कितना करेक्ट होता है वो देखेंगे। मेरे साथ आपको भी एक
टेस्ट दिए जैसा हो जाएगा। तो आगे है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधो व्यवस्थितो काव्यम तदा ह्लाद कारणी। यह काव्य लक्षण किस आचार्य का है? यह है हमारे 22वां, कौन है, यही है, कुंतक का। कवि प्रिय किस आचार्य की रचना है? कवि प्रिय किस आचार्य की रचना है? तो देखिए, यह है केशवदास। कवि प्रिय और रसिक प्रिय दोनों इनकी है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी वो है सूरदास जी की। भामा ने काव्य के जो हेतु माने हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 25वां क्वेश्चन है, कौन सा नहीं होगा? शिक्षक नहीं होगा। प्रतिभा, अभ्यास और उत्पत्ति माने हैं इन्होंने, भामा ने। यहाँ पे कर देता हूँ, भामा ने शिक्षा नहीं माना है। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के कितने प्रकार माने हैं? ये सभी रिपीट हुए सो क्वेश्चन है, ध्यान से। 2 प्रकार अभिनव गुप्त ने। आगे चलते हैं, आचार्य वामन ने काव्य के कौन से 2 प्रयोजन माने हैं? मैं इसलिए इस टाइम पे ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये आपको देख के जाएंगे पढ़ने के साथ, अगर ये 2 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा और आप सही से सही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 220 क्वेश्चन कोई थोड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर 2 बार इस वीडियो को आप रिपीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आचार्य वामन ने काव्य के कौन से 2 प्रयोजन माने हैं? तो 27 का है, कौन सा है? कीर्ति और प्रीति। निम्नलिखित काव्य प्रयोजन किस आचार्य के है? तो देखिए ऐसा है काव्य प्रयोजन, ऊंच नीच अरु कर्म बस चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। देखिए, ऊंच नीच अरु कर्म बस चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। किसका है ये? यह है देव का। क्या था है? काव्य प्रयोजन। आगे है, संस्कृत के काव्य शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भेद नहीं है? काव्य भेद नहीं है बताया हो, तो यह है कथा। काव्य का भेद नहीं है बताता है। 29 घ होगा कथा। आगे है, धनिक और धनंजय ने रूपक के कितने भेद माने हैं? तो 30 का है, कितने माने होंगे? धनंजय ने रूपक के कितने भेद माने होंगे? वो है 10। उपरूपक के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, उपरूपक के कितने भेद होते हैं? देखिए, वो होते हैं 18। भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व प्राप्त हुआ है? तो जो भारतीय काव्यशास्त्र का जो सिद्धांत है उसमें किस सिद्धांत को ज़्यादा महत्व प्राप्त है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन में। तो वो है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा है, तो ये इसको ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है। अलंकार इसके बाद आता है शायद, उसके बाद रीति आएगा, उसके बाद वक्रोक्ति आएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन रस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा महत्व मिला है। वामन किस प्रकार के आचार्य थे? आगे देखो, तो ये थे किस प्रकार के? वामन रीति के प्रवर्तक, तो रीति आचार्य होंगे ना।
देखिए आगे है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयुगादृश निष्पत्ति, यह रस सूत्र किसका है? तो 34 का है, किसका है? भरत मुनि का। ऑब्वियसली यही तो हमारे स्तंभ है काव्य शास्त्र के मेन। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है? 35 का है अनुमिति, अनुमान लगाना, किसका है? देखिए सोचिए किसका होगा। ख शंकुक। अनुमितिवाद और एक नाम है इसका अनुमिति का आरोपवाद। उसके बाद आता है, आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने हैं? तो देखिए कितने माने हैं? रस के 3 अंग माने हैं। आचार्य मम्मट ने रसों के कितने स्थायी भाव माने हैं? आचार्य मम्मट जी ने रसों के स्थायी भाव कितने माने हैं? वो है 8। ओके। उसके बाद आएगा, आचार्य विश्वनाथ ने व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 38 का है 33। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति के प्रसंग में साधारणीकरण की स्थापना किसने की है? साधारणीकरण की स्थापना वो है अभिनव गुप्त। 40 का अभिनव गुप्त घ। उसके बाद आता है, पाश्चात्य काव्यशास्त्री बूचर ने तादात्म्य की स्थिति किसमें मानी है? तो 41 का है क सरदह में। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारवादी आचार्य कितने हैं? संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारवादी आचार्य कितने हैं? तो क्वेश्चन है 42, आंसर है 7 ग। आचार्य भामा के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? 43 का है 43, 38। आचार्य दंडी ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य दंडी ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? ये रिपीट हुए सो क्वेश्चन है सभी। 44 का है 39, 39। आचार्य वामन के अनुसार अलंकार कितने प्रकार के हैं? अलंकार हम थोड़े ही पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी मानी है। किसी ने 38 मानी है, किसी ने भामा से एक ज़्यादा माना है। किसने? दंडी। भाद्रपद, भामा, दंडी। भाद में भा बड़ा का ज़्यादा 38, मतलब छोटा पहले का 38 और दूसरे का 39, मतलब दंडी का 39 और 38 ऐसा रख सकते हैं। भाद्रपद महीने बोलते हैं ना, भाद का भा का कम रखेंगे, द का ज़्यादा रखेंगे, मतलब भा का 38 हो गए तो द का भा का 38, द का 39, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम ट्रिक के माध्यम से। आगे है, आचार्य वामन के अनुसार अलंकार के कितने प्रकार हैं? अलंकार के कितने प्रकार हैं ऐसा माना है इन्होंने। 45 का है 30 प्रकार, 30। ओके। आचार्य रुद्रट के अनुसार अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? रुद्रट जी ने क्या बताया है? वो बोला है 66। आचार्य रुयक के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? रुयक ने कितना माना है? 47 का है, बताइए।
रोयक ने अलंकारों की संख्या 79 मानी है। उसके बाद आता है आचार्य कुंतक ने अलंकारों को कहाँ तक सीमित किया है। देखिए ये सब देख लीजिए, रिपीट देखने से आपको मालूम हो जाएगा। 48 का है 20 तक। उक्ति वैचित्र अलंकार, यह कथन किसका है? उक्ति वैचित्र अलंकारम 49 का है, यह है कुंतक का। आचार्य रुद्र ने अलंकारों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है? यह है 2 रूपों में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आराम से पॉज कीजिए, चाय की पिए, उसके बाद और कंटिन्यू कीजिए। जो आपको करना है, चाय पीना तो चाय पिए, टहल के आना है तो 5 मिनट पॉज करके टहल के आइए और इसको और कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको एक बार में ख़त्म करना है इसको, तभी याद रहेंगे। अंदर गैप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लंबे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर लंबे वीडियो बनाता हूँ। आगे है अलंकारों का वर्गीकरण करने वाले तीसरे और अंतिम आचार्य कौन है? कौन है? रोयक है। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलंकार को महत्व देने वाले या अलंकार के अलंकारी आचार्य कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसमें आप ऐसा भी सोच सकते हैं, न कि खाली अलंकार के कितने वर्गीकरण किए हैं, मतलब वर्गीकरण किए हैं मतलब वो आचार्य अलंकार से संबंधित है, ऐसा हम सोच सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते तब हम अप्लाइड कर सकते हैं, ये अलंकारवादी आचार्य है। कौन से अलंकारवादी आचार्य नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते तो उस समय हमें यह पढ़े सो काम आता है। उसके बाद आता है आचार्य रुयक ने कितने अलंकार स्वीकार किए हैं? रुयक का कितने हैं? 52 का है ख। 137 अलंकार है। देखिए हमने कितने देखे हैं, हमने कितने देखे? बहुत कम देखे हैं, लेकिन अलंकार इतने भी हो सकते हैं। हिंदी में आचार्यों ने अलंकारों के कितने भेद माने हैं? 53 का है कितने? 3। आगे है पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने अलंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? वहाँ पे भी अलंकार होता है और उन्होंने भी अलंकार को विभाजन किया है। सॉरी, हम कहते हैं ना अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, वैसे। तो 54 का सोचिए, 8 में विभाजित किया है, 8 वर्गों में विभाजित किया है अलंकार को। उसके बाद रीति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना? रीति का मतलब, हम रीति बोलते हैं, हमें एक आदमी का चेहरा मेरे सामने आ जाना चाहिए, वो है वामन। 55 घ वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। उसके बाद आता है डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा के अनुसार रीति के विकास की कितनी स्थितियां हैं? तो 56 का है 3 स्थितियां हैं। रीति का विवेचन कितने आचार्यों ने किया है? 57 का है ख, 7 आचार्यों ने। नाट्यशास्त्र और अग्नि पुराण में कितनी रीतियां मानी गई है? तो क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र और अग्नि पुराण में कितनी रीतियां मानी गई है? वो है 4। 58 का ग। आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 59 ख 3। आचार्य वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 60 का है ग 10। आनंदवर्धन ने रीति शब्द का अर्थ क्या माना है? देखिए 61 का है पद संघटना। एक पद को लेकर हम रीति बनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने वैसा माना है। रीति के बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, कौन सी रीति है, क्या है वैसा। अब मेरे चैनल पे कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे।
पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधित आपने भारतीय काव्य शास्त्र संबंधित हिंदी साहित्य से संबंधित अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स, ये सब मैं आगे अपलोड करते जाऊंगा। आपका प्यार बना रहे, बस यही काफ़ी है। रीति के शास्त्रीय विवेचन का आरंभ कहाँ से होता है? तो 62 का है, वो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से रीति के विवेचन का आरंभ होता है। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना किसने की? वक्रोक्ति कुंतक। ओके 63 कुंतक। इसका एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, मेरी ट्रिकें भी देखते। कुंतक को बैठना बोलते हैं। वक्र यानी कुंत कन्नड़ में क्या बोलेंगे इसको? कुंत मतलब कूड़ुदु, मतलब बैठना। कुंत कैसा बैठना? वक्र बैठना, वक्र यानी मुड़कर बैठना। वक्रोक्ति कुंतक, ऐसा अब हम जोड़ सकते हैं इसको, कुंतक वक्रोक्ति। आगे है, आचार्य कुंतक ने काव्यशास्त्र के किस ग्रंथ की रचना की है? वही वक्रोक्ति जीवितम। 65 का है, 64 का है घ वक्रोक्ति जीवितम। आगे है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? कुंतक ने वक्रोक्ति भेद माने हैं, कितने हैं ऐसा पूछते हैं। वो है क 6 भेद माने हैं। प्रबंध वक्रता के कितने भेद हैं? प्रबंध वक्रता 67 का है घ 6 भेद है। उसके बाद डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा ने कुंतक के पूर्ववर्ती आचार्यों के विवेचन को कितने भागों में बांटा है? तो है ग 4 भागों में। कुंतक के परवर्ती आचार्य ने वक्रोक्ति को मुख्य रूप से क्या स्वीकार किया है? 68 का है ग अलंकार स्वीकार किया है वक्रोक्ति का। उसके बाद 69 का है, आचार्य दंडी ने वक्रोक्ति के अंतर्गत किन अलंकारों को स्वीकार किया है? 69 का है ख सभी अर्थालंकारों को। डॉक्टर नगेंद्र ने कुंतक की वक्रोक्ति संबंधित मान्यताओं का विवेचन करके कितने निष्कर्ष निकाले हैं? 70 का है, वो है 5। आगे है, कुंतक के परवर्ती कितने आचार्यों ने वक्रोक्ति पर विचार किया है? वो है ग 8। वक्रोक्ति को शब्दालंकार किसने माना है? तो 72 का है घ विश्वनाथ ने। उसके बाद आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के, आचार्य मम्मट का कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार नहीं, काव्य प्रकाश है, के 9वें सर्ग में शब्दालंकारों के अंतर्गत वक्रोक्ति को कौन सा स्थान लिया है? तो 73 है क प्रथम स्थान। पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 74 का है, 74 का है घ 7। डॉक्टर नगेंद्र ने अभिव्यंजना और वक्रोक्ति में कितने मान्यताएं बताई है? तो वो है 4। डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक की वक्रोक्ति में कितनी भिन्नताएं स्पष्ट की है? 76 ग। आप पहले देख लीजिए, मैं क्वेश्चन करने से पहले आप देख लीजिए। आप देखने के बाद अगर आपको आता है तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है तो ये वीडियो आप प्लीज़ मेरा मानिए, आप प्लीज़ पूरा देखिए ये वीडियो को, क्योंकि इससे आपको लाभ मिलेगा। आपको नहीं आ रहा है मतलब आपको नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है मतलब आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड है वीडियो, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। तो
अंत तक देखते रहिए। आगे है, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन से आचार्य है? ध्वनि का नाम आते ही आपको आनंदवर्धन याद आना चाहिए। आनंद मिलती है ना ध्वनि सुन के। एक गाना सुन के क्या होता है आपको? गाना सुनने के बाद क्या होता है? आनंद मिलता है ना गाना सुन के। गाना क्या है? ध्वनि तो है। तो आनंदवर्धन ध्वनि का, ध्वनि संप्रदाय का आनंदवर्धन, ऐसे याद रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है मेरे पास, आपको बताते जाऊंगा, आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे। तो आनंदवर्धन का काव्यशास्त्र संबंधित कौन सा ग्रंथ है? मैंने ऐसे ही नेट निकाला था। नेट या जेआरएफ निकालना इतनी आसान बात नहीं है। तो आगे है 78 का है, कौन सा है? आनंदवर्धन का काव्यशास्त्र संबंधित कौन सा ग्रंथ है? बताइए। अभी बताया था मैं, इन दोनों में से क या ख में से। ध्वन्यालोक लोचन है या ध्वन्यालोक है? तो इनका है आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन। आगे चलते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के कौन से परिच्छेद में ध्वनि का विवेचन किया है? देखिए, अंतर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मतलब उस किताब के अंदर कहाँ पे वो किस परिच्छेद में, किस अध्याय में इसका उल्लेख किया है, ऐसा पूछा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसे क्वेश्चन मैं ही लेके आता हूँ। चौथे में, हिंदी आचार्य चिंतामणि ने ध्वनि काव्य को कौन सा स्थान दिया है? तो देखिए, 80 का है क, उत्तम। हिंदी आचार्य भिखारी दास ने अपने किस ग्रंथ में ध्वनि का विवेचन किया है? तो 81 का है 81 काव्य निर्णय, इनका ग्रंथ है, इसमें उन्होंने ध्वनि का विवेचन किया है। ध्वनि सिद्धांत 82 का 82 का, ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने वाले कौन से आचार्य निम्न में से नहीं है? ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो 82 वाला है, तो ऐसे हम पढ़ लेंगे तो ये भी याद रह जाएगा। अब ध्वनि का विवेचन किया है, मतलब ये ध्वनिवादी आचार्य हुआ। कौन? भिखारी दास। तो ध्वनि का विरोध तो नहीं करेंगे, यहाँ पे विरोधी आचार्य पूछे हैं। तो हम पढ़ते समय ऐसे भी देख लेना चाहिए, ध्वनि के समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है, अलंकार के समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है, वक्रोक्ति के समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है, ये देख लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने वाले कौन से आचार्य निम्नलिखित में से नहीं है, ऐसा पूछा है। देखिए, तो 82 का क्या होगा? इसका होगा नहीं है, भामा नहीं करते ध्वनि का विरोध। देखिए, ध्वनि के कितने भेद माने गए हैं? 83 का है घ, ध्वनि के 5 भेद माने गए हैं। हम 2 या 3 डाल के आते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, ध्वन्यालोक की टीका का क्या नाम है? तो वो है लोचन 84 का। ध्वन्यालोक लोचन आगे पढ़ाया ना मैं आपको। आगे है 85वां है, ध्वनि के संबंध में कितनी प्रवृत्तियां मानी गई है? 85 है 12। ओके, 12 प्रवृत्ति है को मैं देखूंगा, अगर मिलती है तो मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा एक। वैसे तो मुझे पसंद नहीं छोटे वीडियो बनाना आपके लिए। ध्वनि सिद्धांत की स्थापनाएं कितनी हैं? 86वां क्वेश्चन है, ख 8 है। ओके, मिलना बहुत मुश्किल है क्वेश्चन ऐसे, चाहिए तो आप वीडियो सर्च करके देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे क्या। 87 का है, ध्वनिकार आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य के कितने भेद किए हैं? तो वो है 2।
आचार्य मम्मट ने ध्वनि काव्य के कितने भेद किए हैं? आनंदवर्धन कितने हैं और आचार्य मम्मट ने कितने किए हैं? तो 88 का है 2, तो याद रखिए दोनों ने 2-2 किए हैं। 8 है स्थापना है। आचार्य क्षेमेंद्र के लक्षण ग्रंथ का क्या नाम है? तो वो होगा औचित्य विचार चर्चा, यही होगा ना। 89 का क्या होगा? ख, औचित्य विचार चर्चा। क्षेमेंद्र औचित्य, चर्चा आ रहा है ना, छे चे, तो ऐसा याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए एक लिंक करना जरूरी है। लिंक कर देंगे हम एक चीज़ को तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। हमारा दिमाग कैसा है, लिंक को ज़्यादा दिनों तक लिंक करने के याद रखने से ज़्यादा दिनों तक वो अपने मेमोरी में बचाए रखता है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का क्या बताया है? देखिए और एक बार पढ़ते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का क्या बताया है? क्या बताया है? जीवित। 90 का है ग, जीवित। आचार्य भामा ने औचित्य का क्या बताया है? भामा ने क्या बताता है? क, सबसे बड़ा दोष, काव्य का सबसे बड़ा। आचार्य भामा ने औचित्य का क्या बताया है? सबसे बड़ा दोष ऐसा बताया है। ध्वन्यालोक पर लोचन टीका की रचना करने वाले किस आचार्य ने औचित्य का महत्व स्वीकार किया है? तो अभी बताया कि उन्होंने अभिनव गुप्त। आनंदवर्धन को ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त ने लिखा है। आगे देखिए, आनंदवर्धन ने औचित्य को क्या कहा? वो है परम रहस्य कहा है औचित्य को। उसके बाद औचित्य को काव्य में अनिवार्य तत्व किस आचार्य ने माना है? 94 का है घ, महिम भट्ट ने। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद किए हैं? वह है क, 27। 27 का मतलब क्या होता है? आपको तो 1 2 3 4 ऐसे 100 तक सब कुछ आना चाहिए। 100 तक नहीं, हिंदी के स्टूडेंट है आप, हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी के रिसर्च स्कॉलर है, मतलब ये सब आपको आना चाहिए। 27 मतलब 27 किए हैं। डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने औचित्य के विषय में क्या स्वीकार किया है? क्या स्वीकार किया है? औचित्य की स्थिति रस में उच्च है। ओके, आगे है, पाश्चात्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं समझा जाता? देखिए और एक बार, पाश्चात्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं समझा, मतलब पाश्चात्य देश ये नहीं है ऐसा कहते हैं। इसमें कौन सा पाश्चात्य देश नहीं है वो बताया है। तो 97 है अफ्रीका। पाश्चात्य में सभ्यता का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ हुआ? यूनान में। ओके, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ? पाश्चात्य काव्य शास्त्र का उद्भव हुआ है घ, यूनान में। उसके बाद 100वां क्वेश्चन है, ये कर लेंगे तो और 120 बचेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का विकास कहाँ हुआ है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र का विकास 100 का है ग, रोम में। यूनान का आदि कवि कौन है? यूनान का आदि कवि है प्लेटो, अरिस्टोटल, ये वहाँ से तो आते हैं। यूनान का पहला काव्य शास्त्री कौन माना जाता है? टू का है प्लेटो के ग्रंथ का क्या नाम है? ये होगा रिपब्लिक। पाश्चात्य काव्य शास्त्री लोंजाइनस कहाँ का निवासी था?
4 का है यूनान का। यूनान में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। पाश्चात्य समीक्षक सिसिरो कहाँ का निवासी है? देखिए ख रोम का, रोम यूनान। उसके बाद आता है काव्य कला की उपेक्षा त्यागने का परामर्श किस पाश्चात्य काव्य शास्त्र ने दिया? वो है कौन है? सिसरो ने। पश्चिमी चिंतन परंपरा का पतन अथवा अंधकार काल कितने वर्ष का माना जाता है? यह है 1000 वर्ष। देखिए अंधकार ही अंधकार छाया रहा है। 1000 अंधकार मतलब पूरा अंधेरा नहीं, लिखने पढ़ने में ऐसा। अंग्रेजी साहित्य का पुनर्जागरण काल कब से कब तक माना जाता है? हिस्ट्री के क्वेश्चन है। घ 1400 से 1660 तक। 1400 से 1660 तक अंग्रेजी साहित्य का पुनर्जागरण काल माना जाता है। 14 से 1660, 1406 से 1660 याद रखिए। 15वीं शताब्दी में इटली में किस वाद का उदय हुआ? तो वो है मानवतावाद। पेट्रार्क ऐसा वो आते हैं ना, मैजनी, पेट्रार्क, हिस्ट्री वाले। अंग्रेजी काव्य शास्त्र के पूरे, देखिए अंग्रेजी काव्य शास्त्र के पूरे जागरण काल की प्रमुख विशेषता किस वाद को माना जाता है? तो 110 का है ख मानवतावाद को। वेन जाइनस ड्राइडन आदि समीक्षकों पर किस विशेष प्रभाव पड़ा? इनका विशेष प्रभाव पड़ा वो है घ विवेश का। काव्य शास्त्रीय परंपरा पाश्चात्य में कब आरंभ हुई? तो 12 है घ 1580 के बाद। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन क्या है? सर फिलिप्स सिडनी की पुस्तक अपोलॉजी फॉर पोएट्री कब प्रकाशित हुई? 113 का है क 1595 हेनरी रोनाल्ड की पुस्तक मिचोमिस्टस कब प्रकाशित हुई? 114 है ग 1632। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रहस्यवादी काव्य प्रवृत्ति के उन्नायक कौन माने जाते हैं? पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रहस्यवादी काव्य प्रवृत्ति के उन्नायक कौन माने जाते हैं? 15 है 115 का है जॉन डन। साहित्य की स्वच्छंदता के लिए आरोप में विद्रोह किस शताब्दी के उत्तरार्ध में था? साहित्य की स्वच्छंदता के लिए यूरोप में विद्रोह किस शताब्दी के उत्तरार्ध में था? तो 16 का है ख 17वीं। यूरोप में स्वच्छंदतावाद का विकास किस शताब्दी में हुआ? स्वच्छंदतावाद यूरोप में किस शताब्दी में हुआ, ऐसा पूछता है। तो वो है घ स्वच्छंदतावाद का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ यूरोप में। वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन वो है 1978 1978।
किस शताब्दी के अंत में यूरोप में कलावाद प्रबल हुआ? कला के लिए, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था। किसने बताया है? मुक्तिबोध जी ने। तो 119 का है 19वीं सदी में यूरोप में किस शताब्दी का आरंभ कुंठा, निराशा, विद्रोह और अनास्था के साथ किस शताब्दी का विकास हुआ? यूरोप में किस शताब्दी का आरंभ कुंठा, निराशा, विद्रोह और अनास्था के साथ किस शताब्दी का विकास हुआ? 120 का है घ 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के यूरोप के मूर्धन्य कलाकार कौन है? 21वां है क टी.एस. इलियट। स्वच्छंदतावाद का उग्र रूप किसकी विचारधारा है? 22 का है ख क्रोचे ने। प्लेटो काव्य प्रेरणा को सत्य से हीन होने के कारण समाज के लिए कैसा मानता है? प्लेटो काव्य प्रेरणा को सत्य से हीन होने के कारण समाज के लिए कैसा मानता है? तो 123 का है समाज के लिए अनुपयोगी। प्लेटो किसका प्रबल समर्थक था? 24 का है क काव्य सत्य का। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के कितने धर्म होते हैं? 25 का है क 2 धर्म होते हैं। प्लेटो के अनुसार देवों और दैत्यों की कहानी कैसी होती है? 26 है अपरिपक्व। प्लेटो काव्य को सत्य से कितनी दूरी पर मानता है? तिगुनी। ख 27। प्लेटो किसका पक्षधर था? 128 ग आदर्शवाद का। प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं? ग 6। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अरस्तु ने कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है? 30 का है क 2। अनुकरण के आधार पर प्लेटो ने कलाओं के कितने भेद किए हैं? 131 क 2। अरस्तु ने अनुकरण शब्द का प्रयोग कितने शास्त्रों में किया है? 32 का है ख 3। अरस्तु के अनुसार काव्य कितने वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है? 33 का है क 2 में से। अरस्तु ने अनुकरण के कितने विषय माने हैं? 34 का है ख 3। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने अरस्तु के काव्यशास्त्र में अनुकरण में कितने कमियां बताई हैं? 35 का है 135 घ 5। अरस्तु ने त्रासदी के विषय में जो कहा है उसके अनुसार त्रासदी के कितने अंग है? 36 है घ 5। ये पूछे गए क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से और दोबारा 2 बार देख लीजिए वीडियो। आप कहाँ टाइम वेस्ट कर देते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप वहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ इस मोबाइल को यूज़ करके देख लीजिए। 220 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आ जाएंगे। आगे, अरस्तु ने त्रासदी को किसका भेद मानकर उसकी व्याख्या की है? 37 का है ख नाटक का। डॉक्टर देवीशरण रस्तोगी ने लोंजाइन्स के अनुसार उदात्तता की कितनी अन्य विशेषताएं बताई है? वो है 3। लोंजाइन्स ने उदात्त के वे तत्व कितने माने हैं जिनके आधार पर कवियों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है?
39 का है 2। उदात्त के बहिरंग तत्व लोंजाइनस ने कितने माने हैं? उदात्त के बहिरंग तत्व लोंजाइनस ने कितने माने हैं? 140 का है 4। लोंजाइनस ने उदात्त का पोषण करने वाले कितने अलंकारों की घोषणा की है? वो है 12। लोंजाइनस ने आवेग के कितने रूप बताए हैं? आवेग के कितने रूप बताए हैं? वह है 42 का 2। लोंजाइनस ने सुखात्मक आवेग के अंतर्गत कितने भाव माने हैं? वो है 4। लोंजाइनस के अनुसार दुखात्मक आवेग के अंतर्गत कितने भाववेग होते हैं? 44 घ 5। ड्राइडन ने काव्य की जो परिभाषा की है उसमें कितनी बातें कही गई है? 45 का है घ 5। ड्राइडन के अनुसार काव्य कैसा चित्र है? घ मानव प्रकृति का मानस चित्र। मानव प्रकृति का मानस चित्र। ड्राइडन के अनुसार समीक्षक को कैसा होना चाहिए? सौंदर्य उद्घाटनकर्ता। सौंदर्य उद्घाटनकर्ता होना चाहिए। सौंदर्य का मतलब उद्घाटन करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। ड्राइडन ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? 2। ड्राइडन ने किसकी बात उलटकर कही है? सिडनी की। ड्राइडन काव्य को किस प्रकार का स्वीकार करता है? ध्वन्यात्मक। काव्य के चतुर्थ वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 151 का है 151 का है क्रोध। वर्ड्सवर्थ की गणना किस शताब्दी के समीक्षकों में की जाती है? तो देखिए 52 का 19वीं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट लगने लगते हैं। भगीरथ दीक्षित ने अपने ग्रंथ समीक्षा लोक में वर्ड्सवर्थ की कितनी मान्यताएं स्वीकार की है? वो 4 है। विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य की भाषा किस प्रकार की मानी है? जनसाधारण 54। कौन सी शताब्दी तक आते आते रीतियां और रूढ़ियां आदर्श बन गई? 18वीं शताब्दी तक आते आते रीतियां रूढ़ियां आदर्श बन गई। विलियम वर्ड्सवर्थ के समय तक अंग्रेजी अध्यापन को कितने वर्ष हो चुके थे? 36 का है 120 वर्ष हो गए थे खाली। हमारा देखिए 5000 ईसा पूर्व 1500 से पढ़ते आते हैं हमारे साहित्य को। विलियम वर्ड्सवर्थ का स्वर किसके प्रति विद्रोही है? 47 का ख है रीतिबद्धता। महान साहित्यकार की प्रतिभा रीति का कब विरोध करती है? 158 का है ग जब वह रूढ़ हो जाती है। वर्ड्सवर्थ की मान्यता के अनुसार निर्भीक और अलंकृत भाषा किन कवियों की होती है?
जिनके भाव सशक्त होते हैं, उनकी मान्यता निर्भीक और अलंकृत होती है। आगे है, वर्ड्सवर्थ ने किसके सामान्य लोगों की भाषा को सशक्त माना? वर्ड्सवर्थ ने किसके सामान्य लोगों की भाषा को सशक्त माना? 60 का है ग, इलियट। वर्ड्सवर्थ भाषा संबंधी किन नियमों के विरुद्ध थे? 61 का है घ, कृत्रिम भाषा। वर्ड्सवर्थ ने परंपरागत शैली को निम्नलिखित में से कैसा नहीं माना? 62 का है घ, भावपूर्ण। वर्ड्सवर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रति अरुचि प्रकट नहीं करते थे? है ग, उपमा। कभी कभी वर्ड्सवर्थ कैसे विचार प्रकट करते थे? 64 का है क, उलझे हुए। वर्ड्सवर्थ की किन मान्यताओं को डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने स्वीकार करने योग्य नहीं माना है? वो है घ, छंद तथा भाषा संबंधी। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं पर कितने आक्षेप किए हैं? 66 का है, 166 का 2। कॉलरिज के अनुसार कल्पना के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कॉलरिज की मान्यता के अनुसार कल्पना की क्षमता कितनी होती है? कल्पना नेट में दिया गया है, कल्पना ऐसा दिया गया है, उनको पढ़ना है। 68 का परिमित। कॉलरिज के अनुसार साहित्यकार अपनी किस शक्ति के आधार पर सर्वजन मनोहारिणी रचनाएं प्रस्तुत करता है? घ, कल्पना के। ड्राइडन ने इमेजिनेशन आना चाहिए। ड्राइडन ने अमेजिनेशन और फैंसी शब्दों को किस प्रकार का माना है? 170 का है का, पर्यायवाची। डॉक्टर भगीरथ दीक्षित के अनुसार कल्पना की कितनी कोटियां होती है? 71 का है, 171 का 2। आगे है, कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना कैसा सिद्धांत है? 72 ख, व्यवस्थापित। जिसे कॉलरिज ने प्राथमिक कल्पना माना उसे डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने क्या बताया? 173 ग, ब्रह्म कल्पना। आगे है, निम्नलिखित में से कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना का कौन सा नाम नहीं है? 74 है ललित कल्पना। निम्नलिखित में से कौन ललित कल्पना का प्रयोग नहीं करता? 75 है घ, विक्षिप्त। मैथ्यू अर्नाल्ड को क्या माना जाता है? 65 है, 176 है क्वेश्चन नंबर। मैथ्यू अर्नाल्ड को क्या माना जाता है? 76 का है, क्या होगा? घ, अंग्रेजी आलोचना का प्रवर्तक। अंग्रेजी आलोचना का प्रवर्तक। मैथ्यू अर्नाल्ड ने अपना साहित्यिक जीवन किस रूप में प्रस्तुत किया? 177 का है क, कवि के रूप में। मैथ्यू अर्नाल्ड की दृष्टि में साहित्य क्या है? जीवन की आलोचना। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार आलोचक में
कितने गुण होने चाहिए? 179 ख है, 3 गुण होने चाहिए। टी.एस. इलियट ने मैथ्यू अर्नाल्ड को आलोचक की अपेक्षा क्या माना है? ख, कल्पना का प्रचारक। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार आलोचक का क्या कर्तव्य है? घ, कवि के लिए भूमि तैयार करना। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार साहित्य के कितने प्रकार की मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार साहित्य में कितने प्रकार की प्रतिभा होती है? 82 का है क, 2 प्रकार की। किस सन में इलियट ने अपने विषयों में स्पष्ट लिखा? 1928। इलियट ने अपने विषय में जो कहा निम्नलिखित में उससे भिन्न कौन सा है? और ग, मैं पेशे से व्यापारी हूँ। इलियट का सन 1928 का वक्तव्य आने से पहले लोग उन्हें क्या समझ रहे थे? 85 का है ख, क्या फ्रांस की प्रतीकवादियों से प्रभावित ऐसा समझ रहे थे उनको। उनका 28 इलियट का 1928 पहला लेख आने से पहले। उसके बाद एजरा पाउंड ने कविता को गद्य के समान लिखने के विषय में पत्र किस सन में लिखा? 86 ख, सन 1913। इलियट के अनुसार परंपरा कैसी वस्तु है? 87 घ, अत्यंत महत्वपूर्ण। इलियट ने परंपरा को छोड़ना अपने आप को छोड़ने के समान अपने किस निबंध में लिखा है? क, सीक्रेट ईड, शायद वुड होना चाहिए, ईड कर दिया है। इलियट धर्म और संस्कृति को कैसा मानते हैं? इलियट धर्म और संस्कृति को कैसा मानते हैं? 1, इलियट ने परंपरा के ज्ञान से कितने लाभ बताए हैं? 2, इलियट की प्रमुख मान्यताएं कितनी हैं? 4, स्वच्छंदतावाद का बोलबाला कब हो रहा? 92 है घ, 19वीं शताब्दी के आरंभ में। उसके बाद टी.एस. इलियट आरंभ में कवि की निर्वैयक्तिकता प्रज्ञा के विषय में कैसे रहे? टी.एस. इलियट ने आरंभ में कवि की निर्वैयक्तिक प्रज्ञा के विषय में कैसे रहे? 93 ख, अत्यंत महत्वपूर्ण। टी.एस. इलियट ने प्रज्ञा के कितने रूप माने हैं? 4 क, 2। आलोचना की परिभाषा में वैयक्तिक प्रज्ञा क्या है? 5 ख, कवि के व्यक्तित्व का महत्व। इलियट कवि और कविता का परस्पर प्रकाशित होना कैसा मानते हैं? स्वीकार करते हैं। इलियट ने अपने भाषण में कविता के कितने स्वर बताए हैं? 97 का है ख, 3। इट्स के विषय में इलियट ने कब कहा? सन 1940 में। इलियट ने निर्वैयक्तिक प्रज्ञा के कितने रूप मानते हैं?
199 2। कलाकार की कितनी भूमिकाएं होती हैं? 200 का क 2। वायरस के मत के अनुसार मनुष्य की शक्ति कैसी है? 201 क सीमित। ह्यूम ने किसे महत्वपूर्ण बताया है? ह्यूम ने किसे महत्वपूर्ण 102 है ख आदिम पाप को। भाषा का महत्व किस वाद में अधिक माना जाता है? 103 का है क बिंबवाद में। इलियट ने समीक्षा की कितनी पद्धतियां मानी हैं? इलियट ने समीक्षा की कितनी पद्धतियां मानी हैं? 2। अगर यहाँ तक देख रहे तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे लाभ होगा आपको। कृपया करके आप रेस्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। 2 बार देखने से आपको कितनी हेल्प मिलेगी आप बता नहीं सकते। 220 क्वेश्चन थोड़ी बात नहीं है। 205 काव्य के कितने पक्ष होते हैं? काव्य के कितने पक्ष होते हैं? 205 ये है, 2 पक्ष होते हैं। इलियट का जन्म कब हुआ? 206 सन 1888 में। इन कवियों का एक लिस्ट जल्दी डालूंगा मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। एक बार अगर देख लिए ना कवियों को तो सीरियल वाइज आप सभी कवियों को याद रख लेंगे। छोटी ट्रिक है, 1 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा, वो कर दूंगा, वो अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। इलियट की मृत्यु कब हुई? 7 है क 1905 में। टी.ई. ह्यूम की मान्यताएं डार्विन के विकासवाद सॉरी माफ कीजिए 208 का है। टी.एस. ह्यूम की मान्यताएं डार्विन के विकासवाद पर किस समय तक आधारित रही? तो 108 का है 1901 से 1913 तक। देखिए आगे है 109 का डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का अनुवाद भावाबोध नियोजन किसने किया है? तो देखिए 209 का कौन सा होगा, आप गेस करें, मैं आंसर लगाता हूँ। वो है डॉक्टर सत्यदेव मिश्र ने। पाश्चात्य काव्यशास्त्र अनुसंधान अधुनातन संदर्भ पुस्तक किसकी है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र अधुनातन संदर्भ पुस्तक किसकी है? 210 का है सत्यदेव मिश्र, डॉक्टर सत्यदेव मिश्र की। इलियट ने डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी पदबंध का प्रयोग अपने किस निबंध में किया है? 211 का है क दी मेटाफिजिकल पोएटिक्स में क्रोचे ने संप्रेषण को क्या कहा? 212 व्यवहारिक। रिचर्ड ने संप्रेषण को क्या माना है? 213 है ख सर्वाधिक महत्वपूर्ण। आगे है रिचर्ड्स ने कविता के संप्रेषण का माध्यम किसे माना? ओके 214 का है
भाषा को कविता का माध्यम। रिचर्ड्स ने कविता के संप्रेषण का माध्यम किसे माना है? ख, भाषा को। रिचर्ड्स के अनुसार भाव के कितने अर्थ हैं? 15। क, 2 है। ओके। जॉर्ज संडायना का दृष्टिकोण कैसा है? 216 का है, आनंदवादी। भाषा के संबंध में रिचर्ड्स के विचार कैसे हैं? 217 है, घ, मौलिक। काव्य के प्रभाव और प्रयोजन के संबंध में रिचर्ड्स के विचारों को कितनी श्रेणियों में रखा जा सकता है? 218 है, ख, 5। क्रोचे ने संप्रेषण को क्या कहा? देखिए 112 का है, घ, व्यवहारिक। रिचर्ड ने संप्रेषण को क्या माना है? 13 का है, ख, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। रिचर्ड्स ने कविता के संप्रेषण का माध्यम किसे माना है? भाषा को। रिचर्ड्स ने के अनुसार भाव कितने होते हैं? तो 215 है, क, 2। जॉन संडायना का दृष्टिकोण कैसा था? ऐसा पूछा है क्वेश्चन। 216 ख है, आनंदवादी। उसके बाद भाषा के संबंध में रिचर्ड्स के विचार कैसे है? तो 217 का है, घ, मौलिक विचार है। काव्य के प्रभाव और प्रयोजन के संबंध में रिचर्ड्स के विचारों को कितने श्रेणियों में रखा जा सकता है? 218 का है, घ, 5 श्रेणियों में रखा जा सकता है उसके विचारों को। कल्पना का आधार कितने काल होते हैं? कल्पना का आधार कितने काल होते हैं? तो ये 19 का, 219 का, 2। रिचर्ड्स ने समीक्षा के आधार कितने माने हैं? तो 220 का भी 2 ही है। तो इतने पेशेंस करके मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सबका। आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखने से आपको गलतियां मालूम होगी और समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच में स्किप करेंगे या भगा के देखेंगे, यहाँ वहाँ देख लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। टाइम हम कहाँ वेस्ट कर देते हैं। 1 घंटा देने से आपको करीब 220 में से अगर आपको 100 भी क्वेश्चन याद आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपकी भलाई है, आपको ये फ़ायदा हो सकता है। तो आप देखिए, सोचिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। और 1 से 2 बार देखने से और अच्छी तरह से पता चल जाएगा, याद रह जाएंगी चीज़ें। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। कोरोना में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।